नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष फरवरी माह का प्रथम सेशन लेकर उपस्थित हूं और फरवरी माह के प्रथम सेशन में अपने चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में आइए अपने रुख करते हैं आज के अपने इस सेशन का। और इस सेशन का अपना प्रथम बिंदु रहने वाला है, उसका अपन आगाज करने जा रहे हैं और ये है अपनी क्रोनोलॉजी फरवरी माह के प्रथम पृष्ठ। दोस्तों, सतनाम सिंह संधू कौन है? सतनाम सिंह संधू आइए जानते हैं, जो अभी हाल ही में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। आइए जानते हैं सतनाम सिंह जी संधू के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए सदस्य मनोनीत किया है। 31 जनवरी 2024 को राज्यसभा सदस्य के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की और इनके साथ ही दो निर्विरोध आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को भी मनोनीत किया गया है, स्वाति मालीवाल जी और नारायण दास गुप्ता जी। राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए सदस्य सतनाम सिंह जी 2001 में मोहाली के लांड्रा में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज की आधारशिला रखी थी और इसके बाद 2012 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की। अपने जीवन में कठिनाइयों और परेशानियों से जूझने के कारण उन्होंने यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष बल दिया और लाखों छात्रों को वित्तीय सहायता दी और अब ये क्या हो चुके हैं, राज्यसभा के लिए मनोनीत हो चुकी हैं। आइए चर्चा करते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य की। विष्णु सर्वानंद जी हैं जो सेलिंग में हासिल किया ओलंपिक कोटा। एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली विष्णु सर्वानंद ने 31 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया में ILSA में 7 पुरुष चैंपियनशिप 2024 में पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए सेलिंग में भारत का पहला कोटा हासिल किया है और इसके साथ विष्णु लगातार 2 ओलंपिक में भाग लेने वाले भारत के पहले सेलर बन जाएंगे। विष्णु ने एडिलेड में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में 174 पॉइंट्स की मदद से 26वें स्थान पर रहकर यह उपलब्धि हासिल की है। इस प्रकार ये प्रथम पृष्ठ पर जो दो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उनके बारे में अपन जाना है, सतनाम सिंह जी संधू के बारे में और विष्णु सर्वानंद जी के बारे में। अब अपने पढ़ने वाले अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, उसमें क्या क्या बिंदु है उन्हें एक हेडलाइन के माध्यम से जान लेते हैं। उससे पहले जरूरी है दोस्तों अपने जोश और जुनून से अपने अध्ययन को जारी रखना और किसी तरीके से अपने को हताश व निराश न हो, इसलिए स्वचिंतन करना। और इसके लिए मैं इन्हें एक कोट ऊपर स्वयं ने लिखा है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं और स्वचिंतन को जरूर पढ़िएगा। ये अपने आप में बहुत अंदर से कुछ कर गुजरने को अपने लिए प्रेरित करता है और इसी के कुछ लाइनों के साथ अपने इस सेशन का आगाज करने वाले हैं। मैथिली शरण गुप्त की कुछ लाइनें हैं। क्या है दोस्तों? संबलों की योग न चला जाए, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निरा सपना, पथ आप पर सस्त करो अपना, अखिलेश्वर अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश मन को, लगे रहो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ आइए आगाज करते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का इन तमाम हेडलाइंस के माध्यम से और फिर जानते हैं इन तमाम बिंदुओं को विस्तृत रूप से। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का 180 देशों की सूची में 93वां स्थान है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? 93वां स्थान है। कौन सा? 93वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की 5 दिवसीय भारत यात्रा, इसके बारे में अपन जानेंगे। भारत द्वारा लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया है और मिस्र के 5 विश्व धरोहर स्थलों में संग्रहालय में सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। धार्मिक आज़ादी के मामले में चीन और पाकिस्तान को विशेष चिंता वाला देश अभी अमेरिका के द्वारा घोषित कर दिया गया है। और इसके बाद अपन क्या पढ़ने वाले हैं? ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में लाई चिंगते विजयी हुए हैं। लाइन चिंगते विजयी हुए हैं, ये अपने पढ़ने वाले हैं। फ्रांस में होगा डिजिटल शेंगेन वीजा। ये शेंगेन वीजा क्या है, इसकी भी अपने विस्तृत चर्चा करने वाले हैं अपने इस नेक्स्ट कुछ पल में। और ब्रिक्स में रूस में का अध्यक्षीय कार्यकाल वो शुरू हो चुका है। इससे पहले जो अध्यक्षीय कार्यकाल था वो साउथ अफ्रीका था। वर्तमान में जो अध्यक्षीय कार्यकाल शुरू हुआ है वो रूस का हुआ है, जो एक साल का जो कार्यकाल होता है। और अब किसकी बारी आई है? तो रूस की बारी आई है। इसके तमाम बिंदु को अपने चर्चा करने वाले हैं। IMF ने पाकिस्तान को $700 मिलियन की बेल आउट किस्त प्रदान की है और
पाकिस्तान पर निरंतर कर्जा बढ़ता जा रहा है, इसकी भी चर्चा अपन करने वाले हैं। बांग्लादेश में अभी हाल ही में आम चुनाव हुए हैं और शेख हसीना जी वापस बांग्लादेश के सत्ता में आए हैं और इसकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024 क्या है, आइए जानते हैं सभी तमाम बिंदुओं को सरल और शानदार तरीके से और याद करते हैं सभी बिंदुओं को फिंगर टिप्स पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का 180 देशों की सूची में 93वां स्थान। विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की गणना जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये कहाँ की संस्था है? जर्मनी की है। ये कब रिपोर्ट जारी करती है? तो प्रतिवर्ष करती है। ठीक है। और इसके कितने मानक होते हैं? तो 13 विभिन्न मानकों को ये अपने आधार तैयार करती है और इस आधार पर यह सूचकांक तैयार करती है। और इसका मानक क्या होता है? 0 से 100 के बीच होता है दोस्तों। जिसका मान जितना ही कम होगा वह उसकी स्थिति उतनी ही बढ़िया होगी और जिसका मान जितना ज़्यादा होगा उसकी स्थिति उतनी ही बेकार होगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। यह कहाँ की संस्था है? जर्मनी की है। कब जारी करती है? तो प्रतिवर्ष जारी करती है। कितने मानक होते हैं? तो 13 मानक होते हैं। इन मानकों को ध्यान में रखकर यह अपनी रिपोर्ट जारी करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने विभिन्न राष्ट्रों के लिए वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 30 जनवरी 2024 को जारी की। इस रिपोर्ट में कुल कितने 180 देशों को सूचकांक को आंकलित किया गया है। और बात करें तो इसमें सर्वोच्च स्थान जो है वो दोस्तों 90 समग्र स्कोर के साथ डेनमार्क का है। 90 स्कोर के साथ डेनमार्क का है। जितना जिसका अधिक स्कोर होगा वो उतना ही उसकी स्थिति अच्छी होगी, जितना जिसका स्कोर कम होगा उतनी उसकी भयावह होगी स्थिति। ये अपने को ध्यान में रखना है। वहाँ भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम माना गया है। उसके पश्चात फिनलैंड आता है और उसके पश्चात न्यूजीलैंड का स्थान आता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और बात करें सबसे निम्न स्थान की तो सबसे निम्न स्थान पर कौन है दोस्तों? सोमाली है, जो सबसे भ्रष्टाचार है। 180 देशों की अगर बात करें तो इस प्रकार इसे सर्वाधिक भ्रष्ट देश में भ्रष्ट देश बताया गया है। सबसे अच्छा कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। इसे याद रखेंगे अपन किससे? दफन से। किससे? दफन से। दफन दफन टफन शीशा आता है ना, टफन शीशा जो टूटता नहीं है, अनब्रेकेबल होता है। वैसे तो टूटता है पर वैसे नहीं टूटता। फीलिंग क्यों समझिएगा। दफन। डै से डेनमार्क, फै से फिनलैंड, नै से न्यूजीलैंड। दफन। किसको दफन करना है? भ्रष्टाचार को दफन करना है। किसको दफन करना है? भ्रष्टाचार को दफन करना है। तो किन ने दफन किया? तो भ्रष्टाचार को दफन ने की है। तो इस तरीके से अपन याद रखना है और अच्छे तरीके से अपन याद रखने वाले हैं। तो कैसा लगा फैक्ट जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। दोस्तों अब जान लेते हैं अपने इस सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। दोस्तों भारत के लिए पिछले वर्ष में यह स्कोर 40 आंकलित था। 180 देशों में 85वें स्थान पर था और ताज़ा रिपोर्ट में भारत का एक अंक गिरकर 39 हो गया है और 180 देशों में 8 स्थान की गिरावट के साथ 93वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले 85वां स्थान था, अब कौन सा हो गया? 93वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2023 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कजाकिस्तान, लेसोथो और मालदीव के साथ रखा गया है। और पड़ोसी देशों की भी स्थिति क्या है दोस्तों? भयावह है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। भूटान दोस्तों 26वें स्थान पर है। बाकी सभी चीन है जो 76वें स्थान पर है। नेपाल 108वें स्थान पर है। श्रीलंका 115वें स्थान पर है। पाकिस्तान 133वें स्थान पर है। बांग्लादेश 149वें स्थान पर है। अफगानिस्तान 162वें स्थान पर है और म्यांमार 162वें स्थान पर है। इस प्रकार ये तमाम जो स्थान है और अपने को ध्यान में रखना है अपने भारत का। तो भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 93वें स्थान पर है। 93वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की 5 दिवसीय यात्रा। सबसे पहले जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं कौन? तो अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। वो अपने 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। तो आइए जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस विदेश मंत्री एस जयशंकर के आमंत्रण पर 22 से 26 जनवरी 2023 को 5 दिनों की यात्रा पर भारत आए। एम जयशंकर जी ने इनविटेशन कार्ड भेजा और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को, और वो अपने भारत इन 5 दिनों के लिए आए।
इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के मध्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक समावेशी बनाने के लिए और इसमें विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व देने की भारत ने मांग की कि आप आए हैं तो विकासशील ओनली फॉर विकसित देश शामिल नहीं, विकासशील देशों को भी प्रतिनिधित्व देने, तो इस तरीके से मांग की गई। और फ्रांसिस इस वर्ष 26 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र में गणतंत्र दिवस परेड में राज्य सरकार के अतिथि के रूप में शामिल हुए। और फ्रांस के एम्युअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति अपने कौन थे, विशिष्ट अतिथि थे इस बार गणतंत्र दिवस पर, उनकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। भारत प्रवास के दौरान उन्होंने भारतीय विश्व मामलों की परिषद को संबोधित किया और दिल्ली और जयपुर की यात्रा भी की। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण फैक्ट था। अब जानते हैं भारत द्वारा लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारत द्वारा। आइए जानते हैं लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया है। क्या है वैश्विक गठबंधन? WEF और भारत सरकार के समर्थन में सहयोग से लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन लॉन्च हुआ है। इस गठबंधन को लॉन्च किए जाने की घोषणा स्विट्जरलैंड के दावोस में, कब, कहाँ? दावोस में 15 से 19 जनवरी 2023 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 54वीं वार्षिक बैठक में की गई। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम के चिन्हित क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान साझाकरण और निवेश को एक साथ लाना है। इसका संचालन कौन करेगा दोस्तों? इसका संचालन है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित। इस गठबंधन का आयोजन और संचालन CII सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप द्वारा किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा? CII सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। और यह क्या करेगी? महिलाओं में स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, उद्यम को लेकर, इस प्रकार सभी चिन्हित क्षेत्रों में उनके सर्वोत्तम ज्ञान को साझा करने को लेकर और निवेश को लेकर, उनकी भागीदारी को लेकर ये काम करने वाली हैं। और इनका संचालन करेंगे CII सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप, ताकि महिलाओं की क्या हो, साझेदारी बढ़े, हर काम में क्या है, महिलाएं आगे रहें। और इस प्रकार अब की बार गणतंत्र दिवस में भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया गया था, वो भी अपने पढ़ने वाले हैं। फिर आप जान पाएंगे कि महिलाओं की भूमिका किस तरह बढ़ रही है लगातार। आइए न्यूज़ फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1971 में हुई थी। कहाँ है इसका मुख्यालय? तो जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट है, कौन कौन सी प्रकाशित की जाती है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। वैश्विक IT रिपोर्ट, वैश्विक लिंग अंतरण रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, इस प्रकार ये सभी तमाम रिपोर्टें WEF के द्वारा लॉन्च की जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। मिस्र के 5 विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। जान लेते हैं दोस्तों। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और मिस्र में सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज द्वारा मिस्र के 5 वैश्विक धरोहर स्थलों और संग्रहालयों में सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन 19 जनवरी 2024 को किया गया। यह 5 सौर ऊर्जा स्टेशन गिजा पठार के विजन सेंटर में, काहिरा में मैनियाल पैलेस और शर्म अल शेख संग्रहालय, अलेक्जेंड्रिया के 2 संग्रहालयों में स्थित है। इनकी कुल क्षमता है जो 325 किलोवाट है। यह फोटोवोल्टिक सिस्टम उत्पन्न करने की है। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बराबर 295 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होने की उम्मीद है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अपने को ध्यान में सिर्फ वही रखना है दोस्तों कि 5 स्थलों पर क्या हुआ है, सौर ऊर्जा स्टेशनों का गठन किया गया है। धार्मिक आज़ादी के मामले में चीन और पाकिस्तान को वैश्विक चिंता वाला देश घोषित किया किसने? अमेरिका ने। क्या है दोस्तों, क्यों किया है? अमेरिका ने चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता के विशेष रूप से गंभीर उल्लंघन में शामिल विशेष चिंता वाले देश बताया है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा वर्ष 1998 में पारित अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत निम्न देशों को विशेष चिंता वाला देश के रूप में जनवरी 2024 में नामित किया है। चीन, उत्तर कोरिया,
पाकिस्तान, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिया और म्यांमार। विशेष निगरानी सूची में आने वाले देश कौन से हैं? तो अमेरिका ने 1998 के अधिनियम के तहत अल्जीरिया, अजरबैजान, मध्य अफ्रीका गणराज्य, कोमोरोस, वियतनाम को धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों में शामिल होने के लिए विशेष निगरानी सूची में देशों के रूप में नामित किए हैं। विशेष चिंता वाले संगठन। अमेरिका ने उपयुक्त देशों के अतिरिक्त निम्न संगठनों को विशेष चिंता वाली सूची में शामिल किया है: अल शबाब, बोको हराम, हयात तहरीर अल शाम, हैतिस, आईएस साहिल, आईएस पश्चिम अफ्रीका, अल कायदा से संबंधित जमात नसर अल इस्लाम वॉल मुस्लिमान और तालिबान को। इसके प्रकार सभी इन देशों को विशेष चिंता वाले संगठन के रूप में और विशेष चिंता वाले देश के रूप में बताया है अमेरिका ने। ये अपने परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जानते हैं ताइवान में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उनमें ताइवान के लाई चिंगते विजयी हुए हैं, वो जानते हैं कौन सी पार्टी से हैं, क्या है। चीन द्वारा लगातार दी जा रही धमकियों के बावजूद ताइवान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 13 जनवरी 2024 को संपन्न हुए। कब हुए? 13 जनवरी 2024 को। इस ऐतिहासिक चुनाव में ताइवान के मतदाताओं ने संप्रभुता व समर्थक व चीन विरोधी उम्मीदवार लाई चिंगते ने चीन की चिंता बढ़ा दी। लाई चिंगते ने चीन की चिंता बढ़ा दी। इस प्रकार कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। चिंग चिंग चिंग, चाय का बार बार उच्चारण हो रहा है, तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे। को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने कोमितांग पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार, ये कौन सी पार्टी से हैं? ये दोस्तों डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी के। और इनके विरोध में कौन थे? इनके विरोध में थे कोमितांग पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार हु यू यी। ये याद आप ध्यान में रखना आपको नाम। इनके अपोजिट कौन थे? हु यू यी। और किसके साथ चुनाव लड़ा? लाई चिंगते के साथ। इस प्रकार इन दोनों के मध्य चुनाव हुआ और जीते कौन? तो डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के लाई चिंगते। ये चीन के विरोधी हैं। चीन की चिंता बढ़ाई चिंगते ने और चिंगते विजयी हुए और ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए। डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी के लाई चिंगते का कार्यकाल 20 मई 2024 से शुरू होगा। वह राष्ट्रपति बनने वाले ताइवान के तीसरे निर्वर्तमान उपराष्ट्रपति होंगे। इनके साथ वह पूर्ववर्ती की मृत्यु के बजाय चुनाव के माध्यम से कार्यकाल संभालने वाले पहले व्यक्ति होंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। विशेष क्या है? ताइवान के वर्तमान राष्ट्रपति साई इंग वेन संवैधानिक रूप से तय सीमा के कारण अपने 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद पद से हटने की प्रक्रिया में है। उल्लेखनीय है कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वहां होने वाली किसी भी लोकतंत्र प्रक्रिया का वो विरोध करता है। इस प्रकार और चीन विरोधी है कौन? लाई चिंगते। ये अब ताइवान के क्या बन चुके? राष्ट्रपति बन चुके हैं। फ्रांस में होगा डिजिटल शेंगेन वीजा। शेंगेन वीजा क्या होता है? शेंगेन वीजा दोस्तों ये उस एक शेंगेन क्षेत्र कहलाता है। उस एरिया में क्या होता है कि एक वीजा पारित किया जाता है, कानूनी मान्यता मिल जाती है वहां पर घूमने फिरने की, तो वह वीजा जारी किया जाता है, शेंगेन वीजा। इसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। फ्रांस आगामी वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए आगंतुकों को डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करेगा। इससे यह होगा करने वाला पहला यूरोपीय देश बन जाएगा। यूरोपीय देशों के डिजिटलीकरण योजनाओं के अनुरूप कदम उठाते हुए फ्रांस एथलीटों की और पत्रकारों, प्रतिनिधि मंडलों को 70,000 फ्रेंच शेंगेन वीजा पूरी तरह से ऑनलाइन जारी करेगा। इसके लिए फ्रांस 1 जनवरी 2024 से ओलंपिक वाणिज्य दूतावास प्रणाली का संचालन शुरू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि शेंगेन क्षेत्र में यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में से 23 देशों के अलावा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein भी शामिल है। ये दोस्तों शेंगेन क्षेत्र निम्नलिखित देशों से बना है: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेकिया, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लिechtenstein, लग्जमबर्ग, माल्टा, नॉर्वे, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। इन सभी ये क्या कहलाते हैं? शेंगेन क्षेत्र कहलाते हैं। और इसमें एक वीजा पारित किया जाए
कानूनी मान्यता मिल जाती है उस क्षेत्र में विचरण करने की, घूमने की, उसे क्या कहा जाता है? शेंगेन वीजा कहा जाता है। फिर बिना किसी रोक टोक के वहां अपन क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। ब्रिक्स में रूस का अध्यक्षीय कार्यकाल शुरू। उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संघ ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में रूस का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू हो गया है। रूस की अध्यक्षता में अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में कजान में आयोजित किया जाएगा। पिछला जो सम्मेलन है वो अगस्त 2023 में किया गया था और अब जो है वो 2024 में कजान में आयोजित किया जाएगा। इसमें समान वैश्विक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगला ब्रिक्स सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया जाना है, तो वो कजान में आयोजित किया जाएगा। कान में नहीं, कजान में। कौन सी जान में? कजान में। इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसमें समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर बल दिया गया है। पूर्व में 5 सदस्यीय संगठन अब 10 सदस्यीय हो गया है। 1 जनवरी 2023 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को नए पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 5 सदस्य था, अब कितने सदस्य हो गया? तो इसमें कुल 10 सदस्य हो गए हैं। और इसमें एक और बात रोचक है जो जानने योग्य है, वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो 15वां जोहान्सबर्ग ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, क्योंकि इसके पहले अध्यक्षता कौन कर रहा था? अफ्रीका कर रहा था। तो 15वें जोहान्सबर्ग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना सहित 6 देशों को ब्रिक्स के नए सदस्यों के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अर्जेंटीना कह दिया मैं अब इसका सदस्य, ब्रिक्स का सदस्य रहने वाला नहीं हूं। तो अर्जेंटीना इस ब्रिक्स से हट चुका है, इसने अपना निर्णय वापस ले लिए। अब अपन जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। क्या है ब्रिक्स? इसकी स्थापना कब हुई? तो यह प्रारंभ में यह संगठन दोस्तों 4 सदस्य थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। फिर 2009 में क्या होता है कि इसके ब्रिक्स समूह का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन होता है येक्टेरिनबर्ग में 16 जून 2009 को लुइज इनासियो लुला डे सिल्वा के नेतृत्व में, और वहाँ के दिमित्री मेदवेदेव रूस के होते हैं, मनमोहन सिंह अपने भारत का नेतृत्व करते हैं और हु जिनताओ चीन की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित होता है। दक्षिण अफ्रीका को आधारिक तौर पर 24 दिसंबर 2023 को ब्रिक्स का सदस्य के रूप में, राष्ट्र के रूप में शामिल किया जाता है और इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो जाता है। ब्रिक्स से हो जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन चर्चा की ब्रिक्स की, अब अपने चर्चा करते हैं IMF ने पाकिस्तान को $700 मिलियन की बेल आउट किस्त दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को $700 मिलियन की एक और किस्त मंजूर की है। कुल $3 अरब देने हैं, तो उनमें से अब 700 मिलियन की किस्त एक दे चुका है। ये अपने ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। अब जानते हैं अपने बांग्लादेश में आम चुनाव। बांग्लादेश में दोस्तों भी आम चुनाव हुए और अपने शेख हसीना जी जो अवामी लीग से हैं, अवामी लीग से बिलोंग करते हैं, वो पुण्य सत्ता में आ चुके हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में देश की संसद, जातीय संसद के लिए चुनाव 7 जनवरी 2024 को संपन्न हुए। आम चुनाव में लगभग 40% मतदान हुआ। कितना? 40%, बहुत है इतना। और 350 सीटों में वाली संसद में 299 सीटों पर चुनाव हुए। एक की किसी कारणवश मृत्यु हो जाने पर वहां पर चुनाव नहीं हुआ एक सीट पर, तो 299 सीटों पर चुनाव हुए। 50 सीटें मनोनीत होती है। और चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने 223 सीटों पर जीत हासिल की और पुण्य सत्ता में आ गए हैं। क्या हुए हैं दोस्तों? पुण्य सत्ता में आ चुके हैं। कौन? शेख हसीना जी। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री हसीना लगातार 4थी बार देश की प्रधानमंत्री बनेगी। कितनी बार? 4थी बार। यद्यपि उनका अब तक का 5वां कार्यकाल होगा। इससे पहले दोस्तों अब तो लगातार 4थी बन रही है, लेकिन 1996 से लेकर 2001 तक की हुए शेख हसीना जी बांग्लादेश के क्या रह चुके हैं? प्रधानमंत्री रह चुकी है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना गोपालगंज 3 इनका निर्वाचन क्षेत्र है। वहां से 8वीं बार सांसद के रूप में चुनी गई है। हसीना पहली बार 1986 में चुनाव जीती थी। लोग 5-5 बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, यहाँ से एक बार पशु परिचर नहीं बना जा रहा। देखिएगा क्या है। लेकिन अपने को अच्छे तरीके से बड़े जोश और जुनून के साथ इत्मीनान से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है और उन सभी तमाम लक्ष्यों को साधना है जो अपन चाहते हैं, अपने जीवन में कर गुजरना चाहते हैं। और इसी प्रकार जोश और जुनून को बनाए रखिएगा। लगातार पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा और हंसते रहिएगा और
शानदार से सेशन को एंजॉय करते रहेगा, क्योंकि दोस्तों अपन भी बहुत कुछ करने वाले हैं। अपने को क्या है, अपने पर खुद पर विश्वास रखने वाला है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए बढ़ते हैं सेशन की ओर। चुनाव का चर्चा में होने का कारण यही दोस्तों, ये जो चुनाव है यही काफ़ी चर्चा में रहा। क्यों रहा कि बांग्लादेश के आम चुनाव काफ़ी विवादास्पद रहे, क्योंकि बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी दल था बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और उनके सहयोगी दलों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया। और इधर इन्होंने क्या किया कि अवामी लीग ने अपने ही कुछ सदस्यों को डमी उम्मीदवारों के रूप में वहाँ पर खड़ा कर दिया गया था। इस प्रकार काफ़ी चर्चा में रहा, और क्या हुआ कि अंत में अवामी लीग ने 223 सीटों के साथ पुनः सत्ता प्राप्त की, और शेख हसीना जी चौथी बार लगातार क्या बने हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024 क्या है? विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024 जनवरी 2024 में जारी की गई। वर्ष 2024 के लिए ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में 145 देशों का आकलन किया गया। इसमें सैनिकों की संख्या, सैन्य उपकरण, वित्तीय स्थिरता, भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध संसाधनों जैसे 60 से अधिक कारकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। वर्ष 2024 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में अमेरिका विश्व की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में कायम है। तो सिर्फ टॉप 10 है उसमें अमेरिका है, और 4 नंबर पर क्या है, भारत है। क्या है दोस्तों ये मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट, ये अपन जान लेते हैं। दोस्तों इसमें वो ही होते हैं कि किसके पास कितने क्या है संसाधन हैं, और सैन्य उपकरण क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, उन सभी जो को ध्यान में रखकर यह रिपोर्ट की जाती है। और सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो सुदृढ़ अमेरिका है। अपना भारत है वो 4 नंबर पर है, रूस चीन के बाद। ये अपने को ध्यान में रखना है। आज ऑफलाइन सेशन ज़्यादा लेने के कारण बार बार प्यास लग रही है, बहुत बोलना पड़ा है। काफ़ी मैराथन क्लास लेनी पड़ी ऑफलाइन सेशन में, अब ऑनलाइन लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सभी प्रिय साथी अच्छे तरीके से अपने अध्ययन करने वाले हैं। कोई विषय वस्तु छूटे ना, तो ऑनलाइन क्रोनोलॉजी को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दिनों से अपने सेशन नहीं हुए थे, लेकिन अब अपने सेशन है वो कंटिन्यू रहने वाले हैं। लगातार जुड़े रहें, सेशन का आनंद लेते रहें। अब इंटरनेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट में क्या है, आइए जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड भारत मुक्त व्यापार समझौता, भारत और स्विट्जरलैंड के मध्य भी MOU हुआ है कि क्या होने वाला है, मुक्त व्यापार की नीति को अपनाने वाले हैं। तो इस आशय की जानकारी भारत और स्विस अर्थव्यवस्था मंत्री गाई पारमेलियन द्वारा 21 जनवरी 2023 की। वर्तमान में इस समझौते में FTA के विवरण को अंतिम रूप से दिया जा रहा है, और इस पर हस्ताक्षर किए। केप वर्डे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केप वर्डे को 12 जनवरी 2023 को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित कर दिया गया है। इसके साथ ही केप वर्डे वैश्विक स्वास्थ्य संगठन द्वारा मॉरिशस, अल्जीरिया के बाद यह दर्जा हासिल करने वाली अफ्रीकी क्षेत्र तीसरा देश बन गया है। तो अफ्रीका में अगर बात करें तो अफ्रीका में पहले मॉरिशस भी क्या उसके मलेरिया मुक्त देश घोषित हो चुका है, अल्जीरिया भी मलेरिया मुक्त हो चुका है, और अब तीसरा देश कौन सा बन चुका है, केप वर्डे। तो केप वर्डे क्या तीसरा देश बन गया जो क्या है, मलेरिया मुक्त हो चुका है। और अगर बात करें दुनिया की तो 43वां देश बन चुका है जो मलेरिया मुक्त हो चुका है। इससे पहले 2023 में अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। 2021 में चीन और अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया था, और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में मालदीव और श्रीलंका को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया था। आइकॉन ऑफ द सीज, दोस्तों जॉब लग जाओ, अपने साथ चलेंगे इसमें। किसमें, आइकॉन ऑफ द सीज में। जबरदस्त चीज़ है, जबरदस्त। देख रहे पढ़ते ही आपको याद होने वाला है। आइए जानकारी लेते हैं। आइकॉन ऑफ द सीज मेरे अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी पढ़ना चाहिए और सभी को पढ़ना चाहिए। क्रोनोलॉजी यह ऐसी पाठ्य पुस्तक है कि अपने सभी तमाम बिंदु को, राजस्थान की बात करें, स्टेट लेवल पे राजस्थान की बात करें, सेंट्रल लेवल पर बात करें, इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, उन सभी तमाम बिंदु को जानने में बड़ी रोचकता होती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा अपने इस संसार में, सभी को देखने को मिलता है। अब ये देखिएगा आइकन ऑफ द सीज क्या चीज़ है। आइकन ऑफ द सीज रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल के लिए बनाया गया, रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल के लिए बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है, जिसने अपना पहला कमर्शियल सफर 27 जनवरी 2024 को शुरू किया। फिनलैंड में तैयार यह क्रूज जहाज टाइटैनिक मूवी देखिए क्या, टाइटैनिक देखना, टाइटैनिक से भी
5 गुना बड़ा है। 1200 फुट लंबे इस जहाज, 1200 फुट लंबा जहाज, अनुमानित वजन 2,50,800 टन है। सोचिएगा इस जहाज को, क्रूज जहाज है, कमर्शियल सिर्फ सफर शुरू किया है, इसमें अपन ने भी जॉब लग जाए, फिर अपन साथ चलने वाले हैं और शानदार से इस आइकन ऑफ द सीज का आनंद लेने वाले हैं। वास्तव में समुद्र का क्या ये आइकन है, आप देखिएगा, इसकी एक झलक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये है, ये इस टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा है आइकन ऑफ द सीज। आइकन ऑफ द सीज आपके सम्मुख उपस्थित है और इसमें अपने शेयर करने वाले हैं, बस जॉब लग जाएं और आइकन ऑफ द सीज में चलने वाले हैं। ये देखिएगा दोस्तों, आइकन ऑफ द सीज कैसे, आइकन ऑफ द सीज क्रूज शिप प्रीव्यू 2024 द आइकन ऑफ द सीज। ये है दोस्तों आइकन ऑफ द सीज, टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा, सभी प्रकार की तमाम सभी सुविधाएं हैं, 1200 फीट लंबा है, छोटा सा जहाज है ये, 1200 फीट लंबा, और इसका वजन भी बहुत कम है, 2,50,800 टन है। ये आपका आइकन ऑफ द सीज। इसकी कमर्शियल यात्रा अभी सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है 27 जनवरी 2024 से। जल्दी से अपने सिलेक्शन ले, फिर चलते हैं आइकन ऑफ द सीज में। जानते हैं पापुआ न्यू गिनी के बारे में। यूएनडीपी और यूरोपीय संघ ने पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में एकीकृत भूमि प्रबंधन को मजबूत करने की परियोजना के हिस्से के रूप में 4,20,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक का अनुदान 17 जनवरी 2023 को आवंटित किया गया है। यूएनडीपी और यूरोपीय संघ द्वारा उक्त राशि वनों की कटाई से निपटने, खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से पहल के लिए यह आवंटित की गई है। ये दोस्तों अपना अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के सभी महत्वपूर्ण बिंदु जिनकी चर्चा अपने इस सेशन में की है, और अब इस सेशन में जान लेते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होगा जो अपनी परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अमेरिका के किस राज्य के 2 सरकारी स्कूलों ने पहली बार अपने पाठ्य पुस्तक में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में 2 स्कूलों ने हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए भारत ने अफगानिस्तान सरकार को कीटनाशक भेजा है, कौन सा? मेलाथियान। अफगानिस्तान को भेजा है ये कीटनाशक मेलाथियान। मूलतः यमन का विद्रोही संगठन जो वर्तमान में लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर आक्रमण करने के कारण चर्चा में है, कौन सा है दोस्तों? कौन सा संगठन है वो? यमन का विद्रोही संगठन हूती है, जो वर्तमान में लाल सागर में व्यापार जहाजों पर आक्रमण करने के कारण चर्चा में। जापान ने 1 जनवरी 2024 को आए 7.6 रिएक्टर तीव्रता वाले भूकंप से जापान का समुद्र तट कितना पीछे खिसक गया है? तो 820 फीट पीछे खिसक गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर उनके विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने वाले मालदीव के किन 3 मंत्रियों को वहां की मुइज़्ज़ू सरकार ने 7 जनवरी 2024 को निलंबित कर दिया? तो मरियम सुना, मालसा और अब्दुल्ला महमूद माजिद। किस देश में पहली बार किसी दोषी को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग जनवरी 2024 में किया गया? तो अमेरिका में किया गया। अमेरिका में पहली बार फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से पहले जारी की गई किस रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रेरित गलत सूचना और दुष्प्रचार वर्ष 2023 और 2024 में वैश्विक स्तर पर बड़े जोखिम पैदा करेगा? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 ने यह बात कही है। इस प्रकार इन सभी तमाम बिंदुओं को याद रखिएगा। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आगामी जो सेशन में आपके सम्मुख कल लेकर आने वाला हूँ, इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।